and we are talking about the residents of nursing homes. This term is meant for special or therapeutic diets that are frequently used in nursing homes following the return of residents from the hospital. नर्सिंग होम्स ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। ये ट्रांजिशनल फेज है कि जिसमें इंडिविजुअल जो है ना उसको हॉस्पिटलाइजेशन से कम उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन जो कम्युनिटी रेजिडेंट्स हैं उनकी निस्बत उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पे हमें नर्सिंग होम्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन दी हेल्थ इश्यूज इंडिविजुअल्स जो हैं वहाँ पे अराउंड 900-1000 डेज जो है वो स्टे कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो इंडिविजुअल्स जिनको क्रॉनिक कंडीशंस हैं, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ लाइक डायबिटीज, कोलेस्ट्रोल, हाई कोलेस्ट्रोल लेवल्स हैं, या को कंजस्टिव हार्ट फेलियर के इश्यूज हैं, तो इन इंडिविजुअल्स की वहाँ पे एमएनटी जो है वो क्या सजेस्ट की जाती है। So basically these residents generally have chronic diseases such as diabetes, hypertension and CVDs. It is usually ordered by a physician as a part of treatment of a disease or a clinical condition. And some examples of diets may be no concentrated sweet diet, no added salt diet, low cholesterol diet. Sometimes mechanical soft diets are suggested. And you can also see 2 gram sodium diet. So no sodium diet and 2 gram sodium diet. अब ये डिफरेंट टाइप्स की भाई डाइट्स हैं जो कि सजेस्ट की जाती हैं, इनके बारे में हमने देखना है कि क्या नर्सिंग होम्स में इनके ऊपर अमल करना चाहिए या ओल्ड एज के लिए रिकमेंडेशंस जो हैं वो डिफर करती हैं। These diets are often not palatable and are associated with weight loss, low albumin levels, and orthostasis in these residents. Orthostasis क्या होता है बेसिकली? इसमें इंडिविजुअल्स को डिजीनेस फील होती है, बाज़ दफ़ा फेंटनेस हो जाती है, बाज़ दफ़ा हेडेक फील होती है, और ये स्पेशली उस वक्त फील होती है जब बंदा बैठ के उठता है तो उसको चक्कर से आना शुरू हो जाते हैं, और होता क्या है कि इसमें उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बड़ा तेजी से फॉल कर जाता है। तो नंबर 1 पैलेटेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई जब हमने डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, चॉइसेस कम हो गई, और इसके साथ साथ इंडिविजुअल्स के जो बायोमार्कर्स हैं जो प्रोटीन की क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं लाइक एल्ब्यूमिन, उसके लेवल्स कम रिपोर्टेड हैं, और इसके साथ साथ इंडिविजुअल जो है वो हर वक्त फटीग फील करेगा, वीकनेस फील करेगा, हेडेक और डिजीनेस फील करेगा, स्पेशली जब वो कुछ अर्सा बैठ के जब स्टैंड करते हैं। Changing dietary consistency, for example, from pure to mechanical soft diet has not been shown to increase the nutrient intake. ये भी एक फाइंडिंग है भाई ओल्ड एज होम्स के अंदर कि बाज़ दफ़ा हम डाइट की कंसिस्टेंसी चेंज करते हैं, इससे न्यूट्रिएंट का इनटेक जो है वो बेहतर हो जाएगा, तो वो भी यहाँ पे नहीं देखा गया। और इसके रीजंस क्या हैं? इसमें बेसिकली 2 फिनोमेना जो है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नंबर 1, it is unlikely that the dietary approach instituted will have shown under experimental conditions to be clinically useful in nursing home settings. Most of the जो हम findings जो हैं वो अप्लाई करते हैं उनको नर्सिंग होम्स के अंदर, नर्सिंग होम सेटिंग्स के अंदर चेक नहीं किया गया। वो जनरलाइज्ड हैं या नॉर्मल पॉपुलेशन की फाइंडिंग्स जो हैं उनको जब नर्सिंग होम्स के इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो फिर उस तरह का हमें आउटकम नजर नहीं आता। नंबर 2, initiation of a special diet will restrict the variety of foods available to the patients. सबसे बड़ा जो एलिगेशन लगाया जाता है इस चीज के ऊपर
वो ये है कि जब हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो फिर फूड का इनटेक डिस्टर्ब होता है, फूड की चॉइसेस जो है ना वो अफेक्ट होती हैं, और फूड की चॉइसेस जब अफेक्ट होती हैं तो उसी हिसाब से फिर न्यूट्रिएंट्स का स्टेटस जो है वो कंप्रोमाइज होता है। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द डायबिटीज, और इसमें जो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन एंड अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, इनकी पोजीशन स्टेटमेंट जो है वो हमें देखना होगी। So according to these organizations, the residents in nursing homes should no longer be prescribed restrictive diets. यानी इनकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं, नर्सिंग होम के रेजिडेंट्स को रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स नहीं देनी चाहिए, जैसे नो कंसंट्रेटेड स्वीट डाइट। ADA also takes the position that medication changes to control any increase in blood sugar is preferable to food restriction in this group. तो इनका बड़ा क्लियर स्टांस है कि इन केस अगर जो हम ब्लड शुगर को लो करने के लिए डाइटरी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, उसकी बजाय प्रेफरेबल है कि कुछ मेडिकेशन के अंदर चेंजेस कर दी जाएं या कुछ मेडिसिन जो है वो साथ ऐड कर दी जाए जो शुगर लेवल को लोअर कर दे। It should be preferable rather than to restrict food, especially in this group. In a study, no difference in mean fasting blood glucose level or glycated hemoglobin HbA1c level at 6 months have been reported between a group that received a regular diet and another group that received no concentrated sweet diet, means restricted diet. तो इनकी स्टडी ये कहती है कि एक ग्रुप जिसको रिस्ट्रिक्टेड डाइट दी गई और एक जिसको रेगुलर डाइट दी गई, उसमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल के अंदर कोई वाज़ेह फर्क नहीं देखा गया। तो इससे इनका कंक्लूजन क्या निकलता है कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो नर्सिंग होम्स के अंदर नहीं होनी चाहिए, स्पेशली फॉर द डायबिटिक्स। Although insulin was required in both groups, the magnitude of increase in insulin dose was small. तो दोनों ग्रुप्स को साथ इंसुलिन भी देगी, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो मे बी जो रेगुलर डाइट वाले थे उनको डोज ज्यादा दी गई, लेकिन स्टिल ये इतनी स्मॉल थी कि उससे कोई वाज़ेह फर्क नहीं पड़ता। ऑलमोस्ट यू कैन से दैट बोथ वर गिवन द पैरेलल डोजेस ऑफ इंसुलिन। तो इससे इनका जो स्टांस है अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन का और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का, उसको सपोर्ट मिलती है कि नर्सिंग होम के जो रेजिडेंट्स हैं उनको प्रेस्क्राइब्ड रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स जो हैं वो सजेस्ट नहीं करनी चाहिए। एक और स्टडी है भाई, इसमें भी फाइंडिंग क्या थी, नो एडवांटेज इन ग्लाइसेमिक कंट्रोल ऑफ नर्सिंग होम डायबिटिक पेशेंट्स who were given to calorie restricted diets compared to those who were given regular diets. Advantages of using a regular diet are that these are cheaper, more homely, palatable, and provides for more consistent intake. तो ये तकरीबन 3 से 4 बेनिफिट्स जो है ना वो बताए गए हैं अगर इंडिविजुअल्स को उनकी नॉर्मल डाइट के ऊपर रखा जाएगा, रेगुलर डाइट के ऊपर रखा जाएगा, ये उनको ज्यादा काबिल कबूल अप्रोच लगती है। उनका इनटेक जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होता, उनकी पैलेटेबिलिटी जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती, और ये इकोनॉमिकल भी है। कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस could be worsened by deficiencies of minerals such as potassium and zinc and chromium in the diabetes. So the deficiency of these minerals like zinc and chromium is more difficult to recognize. However, a benefit from the chromium supplementation has not been clearly demonstrated from the well-designed studies. However, zinc deficiency has been linked to poor wound healing and impaired immune functions. तो मैसेज क्या है कि कुछ सप्लीमेंट्स जो है ना वो साथ स्टार्ट किए जा सकते हैं, जैसे जिंक है, क्रोमियम है, आयरन है,
पोटाशियम है, क्योंकि इनसे अगर डायबिटिक्स को वूंड वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसकी हीलिंग को बेहतर किया जा सकता है और उनका इम्यून फंक्शन जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, और इसके साथ साथ उनकी कार्बोहाइड्रेट की इंटॉलरेंस जो है ना उसको मजीद वर्सन होने से बचाया जा सकता है। सेकेंड हेल्थ इश्यू इज हाइपर cholesterol. Many epidemiological studies have shown that with aging, cholesterol association as a CVD risk factor declines. Normal assumption क्या है normal population के अंदर कि higher the levels of cholesterol, more will be the chances of CVDs. Whereas in case of old age individuals, there is a weak association between these parameters. In a study, more than 129 nursing home men found that those with cholesterol less than 150 milligram per deciliter had a death rate of 63% during the subsequent 14th months after the cholesterol analysis, compared to a death rate of 9% in men with cholesterol greater than 150 ml. स्टडी के अंदर 129 जो रेजिडेंट्स थे मेल वो इन्वॉल्व थे और इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा था। अब ये देखा गया कि जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा था, जिनको हम हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिक कह सकते हैं, उनका अगले 13 से 14 माह के अंदर जो डेथ रेट था वो 63% था, कंपेयर्ड विद दोज ग्रुप जिनको 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा दिया गया। यानी हाइपर वालों के अंदर डेथ रेट ज्यादा था और लो कोलेस्ट्रॉल लेवल वालों के अंदर लो कोलेस्ट्रॉल लेवल वालों के अंदर डेथ रेट जो है वो 63% था और हाई कोलेस्ट्रॉल वालों का डेथ रेट जो है वो 9% था, ऑलमोस्ट 7 times लेस। So a low cholesterol diet is not justifiable in nursing home residents who are already predisposed to nutritional risk unless clear randomized control data emerge to show that it is judicious to do otherwise. तो जब तक एविडेंसेस मजीद जनरेट नहीं होते उस वक्त तक जो फाइंडिंग्स हैं वो सजेस्ट करती हैं कि कोलेस्ट्रॉल रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स जो है ना वो इनको नर्सिंग होम्स में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए डाइटरी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो उससे और बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह हाइपरटेंशन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में भी स्टडीज मिलती हैं। इस वाले केस में अमूमन सोडियम का इनटेक जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ये मेन इंटरवेंशन होती है कि डाइट्स ऐसी हों कि जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम होना चाहिए। Although a sodium restricted diet is reasonable with severe heart failure, its benefits for mild disease in a group of patients for whom transfer to acute hospitals is frequently due to dehydration is questionable. अब एक तरफ तो उनकी डाइट जो है ना उसमें से सोडियम का एलिमेंट कम कर दिया गया, लेकिन स्टिल उन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और उसमें रीजन क्या थी कि उनकी डिहाइड्रेशन ज्यादा हो रही थी। तो इसका मतलब है कि अगर हम डिहाइड्रेशन को रोकना चाहते हैं, हम थ्रस्ट को मेंटेन करना चाहते हैं या थ्रस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो फिर सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स जो है ना वो उनको नर्सिंग होम्स के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। Considering that their thirst threshold is impaired, they are commonly on a diuretic or antihypertensive diet. It is even more irrational. तो थ्रस्ट थ्रेशोल्ड लेवल्स क्योंकि कंप्रोमाइज हो जाते हैं, तो इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है, स्पेशली ये उन लोगों में और चांसेस बढ़ जाते हैं जिनको डायरेटिक्स दी जाती हैं या जिनको हाइपरटेंसिव मेडिसिन दी जाती हैं।
A 6-month trial of a less restrictive sodium diet in 220 bed nursing homes found no significant change in body weight, blood pressure, electrolytes, serum, creatinine, blood urea nitrogen और जनरल क्लिनिकल स्टेटस। तो ये जितने भी बायोमार्कर्स थे इनके अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखी गई। उस ग्रुप के दरमियान जिनको रिस्ट्रिक्टिव सोडियम रिस्ट्रिक्टिव डाइट दी गई और उस ग्रुप के दरमियान के जिसको रिस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज की गई। Nursing home residents differ from acute care patients in that they are more compliant with diet and drug therapy by the nature of nursing home routines. अब ओवरऑल एक रीजन ये भी दी जा रही है कि नर्सिंग होम के जो पेशेंट्स होते हैं या रेजिडेंट्स होते हैं उनको ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म की रूटीन फॉलो करना होती है, उनकी डाइट और उनकी मेडिकेशन का ज्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रखा जाता है। इसलिए ये उन पेशेंट से उन रेजिडेंट से डिफर करते हैं जहां पे इतनी सख्त किस्म की रूटीन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। If there is no clinical benefit to be gained from restrictive sodium diet, then these patients can be spared less palatable meals and the loss of preferred foods. तो इट्स वाइज अप्रोच के इन लोगों को रिस्ट्रिक्टिव और सोडियम रिस्ट्रिक्टिव डाइट ना दी जाए ताकि इनकी पैलेटेबिलिटी जो है ना उसको मेंटेन रखा जा सके, उनकी फूड प्रेफरेंसेस को ना वो लिमिटेड होने से बचाया जा सके और अल्टीमेटली इनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, स्पेशली जो इनका वेट लॉस होने के चांसेस हैं ड्यूरिंग द स्टे या मालन्यूट्रिशन के चांसेस हैं, उनको कम किया जा सकता है। So in nutshell we can conclude when the moment of leaving behind one's home comes, perhaps the first fear of permanent separation also accompany। यानी जब ओल्ड एज में इंडिविजुअल्स को उनके जो केयर गिवर्स हैं वो नर्सिंग होम में छोड़ के आने का सोच रहे होते हैं तो उनके अंदर एक फियर का एलिमेंट पाया जाता है कि मे बी ये परमानेंट सेपरेशन है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और अल्टीमेटली उनका खाना पीना जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब ओवरऑल गोल क्या होना चाहिए नर्सिंग होम्स के अंदर कि वहां पे घर वाला माहौल जो है ना उसको सिमुलेट किया जाए, सिमुलेट अ होम फॉर रेजिडेंट्स, उनको वो माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए जो कि घर में प्रोवाइड किया जा सकता है। The key element is to interact pleasantly and efficiently and effectively। वहाँ का जो स्टाफ है वो जितना ज़्यादा उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, उनको सुनेगा, उनके साथ बातें करेगा, उतना ही ज़्यादा उनका वहाँ पे स्टे जो है वो बेहतर रहेगा। Basic needs like eating and bathing should be facilitated frequently, family interactions, pleasant dining experiences, adequate nutrition with variety, and recreational activities should be allowed। आप YouTube पे जाके अगर डिफरेंट नर्सिंग होम्स को विजिट करेंगे तो हर एक ने अपनी यूनिक फीचर्स जो है ना उनको हाईलाइट करने की कोशिश की होती है। कुछ नर्सिंग होम्स ऐसे हैं कि जो एक चेन की फॉर्म में काम कर रहे हैं डिफरेंट सिटीज के अंदर और वो बाज़ दफ़ा स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाते हैं ओल्ड एज इंडिविजुअल्स के दरमियान, ठीक है। और मकसद सबका क्या होता है कि एक फन का एलिमेंट भी उनकी लाइफ के अंदर जो है उसको जिंदा रखा जाए। रेजिडेंट्स मस्ट ईट न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स एडिक्वेटली, डू फिजिकल एक्सरसाइज एंड टेक सप्लीमेंट्स along with maintenance of their weight and cholesterol levels. Staff should use the screening questionnaires
and systems mentioned to identify, assess and intervene with residents at risk of weight loss at their levels. What physicians can do, they should watch for the delicate signs of malnutrition to recognize them as early as possible and then intervene at this level. Regarding the restrictive diets, liberalized diets should be prescribed and compassionate care should be rendered. These are the suggested readings. This is the main book, Geriatric Nutrition, जिसमें से हमने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इन नर्सिंग होम्स का जो चैप्टर है वो आपके साथ शेयर किया है। ये कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, इनके लिंक्स दिए गए हैं, इनको आप विजिट कर सकते हैं।